हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद लोहिया से। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक या यूँ कह दो कि इंग्लिश का जो बैकबोन माना जाता है वो है हमारा टेंसेस। टेंसेस है वो लगभग हर भर्ती परीक्षा के अंतर्गत टेंस से वो पूछा जाता है। टेंस मीन्स क्या होता है, काल। इनके बारे में हमने बेसिक है वो डिस्कस किया था और इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि पीसीएस एग्ज़ाम की बात करें, हम राजस्थान में होने वाली या किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम की बात करें या फिर हम सेंट्रल लेवल की किसी भी भर्ती परीक्षा की बात करें, तो जहाँ पर इंग्लिश का पोर्शन रहता है या यूँ कह दो कि जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है तो वहाँ पर 99% संभावना रहती है वहाँ पर ये टॉपिक गिवन होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस टॉपिक की गरिमा, इस टॉपिक के महत्व को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसी क्रम में देखिए कि किसी भी चीज़ के प्रति हमारा कॉन्सेंट्रेशन, उसके प्रति हमारा फेद होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हम कोई भी चीज़ जब लर्न करते हैं ना, सीखते हैं ना, तो उस संदर्भ में हमारा उसके प्रति वो डेडिकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बिना डेडिकेशन के कोई भी चीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। खैर, हम अपने टाइम को बिना ज़ाया किए हम आपको अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने हमारे सेशन यानी कि हमारे जो चैनल है, इस चैनल का नाम है स्टडी विद लोहिया सर, इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग तमाम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सके। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं टेंसेस और टेंसेस को लेकर के हमने बेसिक बात की और आज हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे। हम बात करें टेंस या इनका टेंसेस, वही बात है। और टेंस के अंतर्गत टेंस का मतलब क्या होता है, काल। होता क्या है, ये होता है एक्शन बताता है किसका, टाइम का, यानी कि टाइम ऑफ एक्शन। समय है ना, समय बताता है किसका, कि कार्य कब हुआ। और इसलिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रोल जो अदा की जाती है वो होता है वर्ब का। किसका, वर्ब है वो बेसिकली इनके रूप, इनका जो फॉर्म होता है, उनके सेंसेस कैसे होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन होता है, उनको ही हम टेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंसेस। तो हमने टेंसेस के बारे में बेसिकली बताया कि ये बेसिकली वो 3 प्रकार के होते हैं और उनके प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं, सब डिवीजन होते हैं, उनके वापस 4 वो पार्ट होते हैं, या कह दो कि 4 सेंटेंसेस होते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में ओवरव्यू दे दूँ तो एक एक चीज़ को थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं देखो आपके सामने लिखूँ इनडेफिनेट। क्या लिखूँ मैंने, इनडेफिनेट लिखूँ। अब इनडेफिनेट मैंने पहले से बता दिया कि इनडेफिनेट चाहे कौन से भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर हो, सब में इनडेफिनेट है, सब में कंटिन्यूस आता है, सब में परफेक्ट आता है और सब में परफेक्ट कंटिन्यूस आता है। इतनी बात आप समझ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने पहले बता दिया है जब हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी या टेंसेस की जो शुरू 1-2 क्लास है उसमें हमने बात की। अब हम इन जो इंडेफिनेट टेंस होते हैं ये बेसिकली कहाँ पर इसमें कौन सी वर्ब का यूज़ किया जाता है। तो मित्रों, इसमें है वो एक तो आप यूँ कह दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो यूज़ की जाती है किसमें, इंडेफिनेट टेंस में। एक बात। सेकंड, इंडेफिनेट टेंस में यूज़ की जाती है आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और थर्ड में अगर बात करूँ तो इसमें यूज़ की जाती है वर्ब की 5वीं फॉर्म। फिर सवाल उठा सर ये वर्ब की 5वीं फॉर्म क्या होती है, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ES बनाते हैं, प्रेजेंट सिंपल, ओनली प्रेजेंट सिंपल के सकारात्मक सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की 5वीं फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पूरे इंग्लिश के अंदर कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है। आप समझ पा रहे हैं कि वर्ब की 5वीं फॉर्म का यूज़ कहाँ किया जा रहा है। तो अब आप यूँ बोलेंगे कि सर प्रेजेंट सिंपल या यूँ कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में नहीं, अफर्मेटिव या यूँ कि तो पॉजिटिव सेंटेंस के अंतर्गत सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब के साथ में एस या ES का प्रयोग किया जाता है, वो आवश्यकता के अनुसार। ES का और S का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये हम जब इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे उस समय आपको एक चीज़ समझेंगे कि एक्चुअली कहाँ S और ES का यूज़ किया जाता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की V1 का, V2 और V5 का यूज़ किया जाता है। अब कहाँ किया जाता है इसको भी थोड़ा सा आप समझ पाए तो अच्छा रहेगा। ये जो V1 है ये प्रेजेंट सिंपल में बेसिकली किया जाता है जहाँ पर अपना जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो, अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव तो बेसिक किया ही जाता है V1 का यूज़। एक बात। अभी V2, इसके अलावा ये जो V1 का यूज है ये पास्ट सिंपल में भी किया जाता है। फिर क्वेश्चन उठता है सर कहाँ किया जाता है, तो फास्ट सिंपल के अंतर्गत अगर हम अफर्मेटिव की बात करें तो हालांकि V1 का तो यूज है वो प्रेजेंट सिंपल में किया जाता है, बाकी इन सबके मैं बात कर रहा था पास्ट सिंपल के अंदर जब हम बात करते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ में भी हम V1 का यूज़ करेंगे, ठीक है। और V2 है वो पास्ट सिंपल के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेज होते हैं वहाँ पर V2 का यूज़ करेंगे। और V5 का यूज़ मैंने बताया है कि प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस के सिंगुलर सब्जेक्ट की वर्ब के साथ में V1 V5 का यूज़ किया जाता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, ठीक है सर, समझ के आप आगे बताइए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूस के बारे में। किसके बारे में बात करें, कंटिन्यूस।
कंटिन्यूस के बारे में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो कंटिन्यूस में क्या होता है, ऑलवेज वी फॉर का यूज़ किया जाता है, ऑलवेज वी फॉर का यूज़ किया जाता है। फिर क्वेश्चन रख सर ये वी फॉर होता क्या है, तो ये वी फॉर है ना, इसका मतलब होता है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में जहाँ आपको ING रूप दिखे उनको हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूस टेंस की वी फॉर। कौन सी फॉर्म, वी फॉर फॉर्म होती है V1 प्लस ING। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट हम अगर आपके सामने बात लेकर आई तो अगला मैं जो टेंस डिस्कस करने वाला हूँ इसका देखिए, मैं सबसे पहली बात ये रहता है कि मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, मैं बेसिकली ऐसे जो टॉपिक जो जिनको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो या यूँ कह दो कि टिपिकल टाइप के माने जाते हैं, उनको मैं 2 लेवल पर काम करता हूँ। 2 लेवल से मेरा तात्पर्य है कि पहले उसका मैं बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करूँगा, उसके देन मैं उसके ऊपर वर्कआउट करूँगा। ऐसा आपको लगेगा ना, ऐसे जो अपने टॉपिक है उनको मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ और उसी के ऊपर ऐसे मैं काम करने वाला। बेसिकली जैसे कि हमने जो नाउन है वो पढ़ेंगे या प्रोनाउन पढ़ेंगे, तो उसके अंतर्गत भी हम ऐसा ही काम करेंगे। जो सीधी ईजी होगी या उसका बेस है ना वो बनाना पहले बहुत ज़रूरी, तो यही मैं काम करूँ। अभी मैं धरातल पर काम कर रहा हूँ, अभी बेस बनाने का कार्य हो रहा है, उसके बाद में इसका जो कॉन्सेप्ट है ना उस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि मेरे स्टूडेंट है, मेरा ऐसा मानना है कि 2 कैटेगरी के होंगे, ठीक है। एक तो वो होंगे जो बिल्कुल बिगिनर होंगे और एक होते हैं एडवांस लेवल के, ठीक है। और एक और होते हैं जो इंटरमीडिएट, यानी कि जो 20 वाले होते हैं ना, 20 वाले, ठीक है। उनकी फिर भी स्थिति ठीक रहती है, वो बिगिनर से थोड़ा सा अप होते हैं और जो एडवांस होते हैं उनसे मध्यम मारेगा ना, मध्यम 20 वाले होते हैं। खैर ये तीनों लेवल को मैं ध्यान में रखते हुए यहाँ पर वर्कआउट करूँगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं जो बिगिनर होते हैं, यानी कि जो शुरुआती दौर के या ये लर्नर होते हैं ना, वो लर्नर जो जिन्होंने अभी जस्ट शुरुआत की है, ठीक है, उनके साथ में नौसिखिया हम जिसको बोलते हैं, ठीक है। जो नौसिखिया होते हैं ना, अप्रेंटिस बोलते हैं, उनको भी मैं बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं कर सकता हूँ। तो एडवांस लेवल वाले विद्यार्थियों से थोड़ा सा मेरा ये रिक्वेस्ट है कि वो है अपना पेशेंस बनाए रखें। हालांकि मैं एडवांस बेसिक से एडवांस तक का, आप यूँ कह दो 0 से टॉप तक का कवरअप करेंगे, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि एक एज ए टीचर होने के नाते मेरा ये उत्तरदायित्व रहता है, या यूँ कह दो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मैं सभी को कवर करूँ। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर यहाँ थोड़ी सी अगर मैं बात करूँ तो स्कूलिंग है ना, स्कूलिंग में जब इंग्लिश पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा हटकर करेंगे कैसे। हालांकि आप अगर ऐसा डरना नहीं है कि नहीं सर ये इंग्लिश है वो स्कूलिंग वाला वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इंग्लिश जो बेसिक उसमें प्रत्येक सेंटेंस को लेकर के ज़्यादा जो एम्फेसाइज किया जाता है वहाँ यहाँ पर थोड़ा कम किया जाता है, क्योंकि मैं आशा करता हूँ कि इतना बेसिक आप जानते होंगे। खैर हम बात करें कंटिन्यूस इंडेफिनिट के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परफेक्ट। किसके बारे में बात करें, परफेक्ट। परफेक्ट चाहे कोई भी हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर आपका फ्यूचर को, इट डजंट मैटर। यहाँ पर ऑलवेज वी थर्ड का यूज़ किया जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, इनसे कोई मैटर नहीं करता है, पॉजिटिव वगैरह कुछ नहीं। वी थर्ड का यूज़ करेंगे, आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। और अंतिम अगर मैं बात करूँ तो अपना होता है कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा, परफेक्ट कंटिन्यूस। कौन सा कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस की मैं बात करूंगा। और जो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत आपको एक तो यूज़ करना होता है बीन। क्या यूज़ करेंगे, बीन, ठीक है। उसके बाद में आप वी फॉर का यूज़ करेंगे, बीन प्लस वी फॉर। मैंने जब आपको बी वर्ब पढ़े जिसमें इजम आर, वॉज वर और बीन के बारे में डिस्कस किया, तो इजम आर, वॉज वर और बीन के बारे में बात होता है, तो वहाँ पर जो बीन है ना वो वर्ब की कौन सी फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको याद करने की जरूरत है तो देखो परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके संदर्भ में आप बात करेंगे कि जो बीन यूज हो रही है, मैंने बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी वर्ब के संदर्भ में, तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म के तौर पर आ गई। और यहाँ जो कंटिन्यूस है इसको जो है कंटिन्यूस है, इसको जो आप यूँ कह सकते हैं, इसका जो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज़ करें वर्ब की चौथी फॉर्म। वर्ब की चौथी फॉर्म इट मीन्स आप यूँ कह सकते हैं V1 प्लस ING। मैं आशा करता हूँ कि इस तरीके से आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस का फंडा क्या रहता है। बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो बेसिकली यूज़ की जाती हैं। तो ये मैंने आपको एक वर्ब अभी जो आगे यूज़ करेंगे ना उसको लेकर के आप कंफ्यूज नहीं हुए। तमाम कोई भी आप सेंटेंस कोई भी टेंस उठाएंगे उसके अंदर जो बेसिक जो रहता है कॉन्सेप्ट ये रहता है, यही हम वहाँ पर अप्लाई करेंगे। वहाँ हमें एक एक सेंटेंस के ऊपर एम्फेसाइज करने की जोर नहीं, वहाँ हमें कॉन्सेप्ट पर जोर देना पड़ेगा। वहाँ यूँ कह दो कि आपको रूल है ना, जो इनका बेसिक है, जो रूल जहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है वहाँ पर हम ज़्यादा हाईलाइट करेंगे। सो मैं ये चीज़ें पहले से आपका बेस तैयार कराऊँ ताकि आपको आगे आने वाले वो सेशंस में कोई समस्या नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। सर समझ गए, आगे बढ़िए। अब इनको थोड़ा सा मैं आगे और है वो डिस्क्राइब करता हूँ। और यहाँ से एक कॉन्सेप्ट लिस्ट है जो बेसिक का,
वो कंप्लीट करने के बाद में हमें वो आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको किसी भी समस्या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप है मुझे वो 8290273328 पर है वो मुझे आप क्या कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। और फिर ये अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, और अगर डाउट है तो आप मुझे व्यवस्थित तरीके से इन पर है आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। खैर हम बात करें अगला है वो लेवल है वो अपग्रेड करने की बात करें तो देखिए ये तो मैंने बता दिया कि एक्चुअली होता क्या है, कौन सी वर्ब है वो कौन से टेंस में कैसे अप्लाई होगी वो तो बाद में देखेंगे। फिलहाल बता रहा हूँ कौन सी वर्ब है वो कौन से टेंस से रिलेटेड है, ये मैंने बता दी। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस को लेकर के बात करने वाला हूँ, और हम बेसिकली यहाँ पर उन्हीं सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे, सेंटेंसेस के बारे में बात करेंगे जो टेंशन से मोटे तौर पर है वो बिलोंग करते हैं, टेंसेज में जिनका यूज होता है। तो देखते हैं एक एक को बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस। किसके बारे में बात करेंगे, असर्टिव। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। सेंटेंस कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस है, इनको देन हम आगे है ना 2 भागों में बांटने का प्रयास करेंगे। कौन सा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। इसमें हम एक जो ले रहे हैं, एक हम इसके अंदर बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। किसके बारे में, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, पॉजिटिव। कौन सा टिव, पॉजिटिव सेंटेंस। हिंदी में अगर हम बात करें तो इनको बोलते हैं हम क्या, हिंदी में इनको बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से है वो समझ होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है सर, इतनी बात तो हम समझ गई, पता ही इनका क्या फॉर्मूला रहता है। इसलिए मैंने बताया कि थोड़ा सा जो अपना स्कूलिंग लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर बात करेंगे। इसका रीज़न क्या है कि आप बोर हो जाएंगे। एक कॉम्पिटिटिव होता है, उसको जब टीचर एक ही चीज़ पर ज़्यादा हाईलाइट करता है, स्कूलिंग में तो एक्चुअली ऐसा होता नहीं, क्योंकि बच्चे होते हैं तो उसमें उस हिसाब से पढ़े। मैं भी मेरे जो लेवल होता है उसको थोड़ा सा किस हिसाब पर कैसा पढ़ाना है वो एक टीचर व्यवस्थित तरीके से जानता है। तो मैं बार बार जो कि भाई ये नेगेटिव होता है, ऐसे नेगेटिव बनाता है, ऐसे बनाता है, इस तरह से हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। क्योंकि आपके जो इंग्लिश यहाँ पर पूछी जाती है ना, वहाँ पर नेगेटिव इंट्रोगेटिव लेकर के ऐसी बात नहीं होती। यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव लेवल पर आपके जो इंग्लिश पूछी जाती है उसमें है वो आपके जो पूछने का जो तरीका रहता है उसमें है ना वो आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट सिंपल में कहाँ से बनने एक भैया विजुअल एक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करता है सेंटेंस है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो कैसे होता है, या फिर यूँ के दो आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स का यूज होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल में होता है। जैसे कि हम ये भी बात करते हैं कि भाई जो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन वगैरह कॉमेंट्री वगैरह की जाती है वो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत की जाए। तो इन तमाम जो कॉन्सेप्ट रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन पिकअप होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि भाई अपने यूँ बात कर दे कि भाई ये वाला सेंटेंस है वो नेगेटिव से आया, इंट्रोगेटिव से, बेशक आ सकता है, लेकिन इसकी मैं पहले से वो भूमिका बना देता हूँ ताकि आपको समझना बहुत ही आसान हो जाए। तो आपको मैंने बताया है कि हम बात करें असर्टिव सेंटेंस, इनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस या यूँ कि दो पॉजिटिव सेंटेंस। पूरा इसको लिख सकते हैं तो पॉजिटिव है वो सेंटेंस, ठीक है, ये बात हुई। अब ये जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है इसको जो इसका जो रहता है स्ट्रक्चर, इसको ध्यान देना है कि इसमें आपका सब्जेक्ट, बात समझे, सब्जेक्ट, इसके अलावा वर्ब। अब चूँकि वर्ब है, मैं एक बार ऐसा काम करूँ कि इसको मैं दोनों वर्ब के बतौर पर यूज़ करूँ, क्योंकि मोस्टली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की यूज होता है। तो मैं बात करूँ कि हेल्पिंग वर्ब, कौन सी वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और आगे हम हेल्पिंग वर्ब को HV से डिनोट करेंगे ताकि क्या अपना है वो इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़े। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और मैं आगे बात करूँ तो मेन वर्ब, कौन सी बात, मेन वर्ब। और उसके बाद में हम बात करने वाले क्या आगे का, मैं यहाँ लिख लेता हूँ अदर वर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग आगे का, अदर वर्ड। इस बेस पर हम आगे काम करने वाले हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो मेन वर्ब के लिए हम जो यूँ के दो की जो हम एब्रीविएट फॉर्म यूज़ करने वाले हैं उसको हम MV से डिनोट करेंगे, अदर वर्ड को OW से डिनोट करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ चुके होंगे। सर बिल्कुल हम समझ गए। अब देखो ये जो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है या फिर अदर वर्ड, इसका जो सीक्वेंस रहता है ना, स्ट्रक्चर रहता है, ये कोई भी टेंस से हो अप्लाई होगा, बेशक होगा। इसलिए मैं आपको पहले से बता देता हूँ ताकि क्या आप आगे कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अगला मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस में एक आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है, नेगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस।
अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें रहता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, एक नॉट का यूज़ करना होता है। कैसे करना होता है कि इसमें भी आता है क्या, सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट, और इसमें क्या आता है आगे, वही सब्जेक्ट के बाद में आती है अपनी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इनको एक काम करते हैं, अभी शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऊपर मैंने बता दिया, हालांकि ये बेसिक आपको पता है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि बताना जरूरी। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अपना आता है नॉट, उसके बाद में आता है अपना मेन वर्ब, और उसके बाद में अपना आता है अदर वर्ड। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पाए होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर ये तो बात हम समझ चुके कि आपने बताया कि अफर्मेटिव सेंटेंस का सीक्वेंस ये रहता है, बस जो नेगेटिव सेंटेंस रहता है उसमें एक जो हेल्पिंग वर्ब और कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या आ जाता है सर, आ जाता है नोट। इस चीज़ का बहुत ही, नोट का ध्यान रखना बहुत, ये जो नोट है ना, ये नोट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं। अब यहाँ से जो मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करूँ तो एक बेसिक जो मैं यहाँ से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए मैं यूँ कह रही हूँ, लिखूँ कि मैंने बोला सी राइट, ठीक है, सी राइट्स अ लेटर, क्या बोला, सी राइट्स अ लेटर, दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन, सी राइट्स अ लेटर। अब इसके साथ में एस और यस क्या है, क्यों आया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप समझो, ठीक है। अब इसी को मैंने लिखा सी, ठीक है, डज नॉट राइट्स, क्या लिखा मैंने, सी डज नॉट राइट्स या राइट, तो राइट आई अ लेटर, ठीक है। अब देखिए दोनों मैंने सेंटेंस, बस इन दोनों सेंटेंस के माध्यम से आप ये दोनों अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। मैंने बोला सी राइट्स अ लेटर, अब यहाँ देखो ये क्या है, सी सब्जेक्ट, आप बोलेंगे सर ये तो है अपना सब्जेक्ट, ये क्या है, ये अपना सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है, ये अपनी वर्ब है। अब ये चूँकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत जब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ में करते हैं, एक बात, तो फिर अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या है, आप बोलेंगे कि सर नॉट का यूज हुआ है, इट मीन्स आप बात कर रहे हैं ये नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज डज का किया। अब सवाल ये भी उठा कि सर डज का ही क्यों, डू का क्यों नहीं, हालांकि मैंने इतना पूरा बता दिया है कि प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब की है, कंटिन्यूस की क्या है, सॉरी परफेक्ट की कौन सी, परफेक्ट कंटिन्यूस की कौन सी है, पूरा का पूरा मैंने शार्ट के फ्लो शार्ट के माध्यम से आपको समझा दिया। आप जाकर के वो एक बार उस टेबल को व्यवस्थित तरीके से देख लेना। और मैं इसलिए कहता हूँ कि एग्जाम टाइम में ना हम तमाम वीडियो को वापस नहीं देख सकते इतने वीडियोज़ को, तो क्या करना है, आप जब पढ़े ना उसमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ में एक पेन और एक नोटबुक उठा लो और उसमें व्यवस्थित तरीके से आप राइट डाउन करो, क्योंकि जो 3 घंटों की चीज़ है ना वो मात्र आप, अगर एक सिस्टमेटिक बंदा है, सिस्टमेटिक जिसका पढ़ने के प्रति जुनून है, तो वो मात्र मैं बता दूं आपको कि 10 से 15 मिनट के अंतर्गत वो 3-4 घंटों की जो चीज़ है ना वो पूरा का पूरा मैक्सिमम 15-20 मिनट के अंदर पूरा पढ़ लेता है। अब से यार कहाँ घंटे और कहाँ 15 मिनट, तो टाइम सेविंग मैंने बताया ना, स्मार्ट स्टडी ये जरूरी। हम क्या कहते हैं कि हम वीडियो देख लिया, कोई भी पास में कुछ नोटबुक वगैरह कुछ नहीं है, बस देख रहे हैं वैसे कि वैसे ऐसे, मतलब कोई सीक्वेंस नहीं है, और फिर जब बात आती है एग्जाम की उस समय क्या करते हैं, वापस वीडियो खोलते हैं। अरे आपको ये पता नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश थोड़ी नहीं उस एग्जाम में, उस एग्जाम के अंतर्गत जीके भी है, उसके अंतर्गत हिंदी भी है, उसमें साइंस भी है। हालांकि आपके अपने एग्जाम के हिसाब से देख लेना, मतलब कहने का मतलब होता है वेरियस टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, एक एग्जाम एक सब्जेक्ट नहीं होता है, तो फिर क्या करें, फिर समस्या हो जाती है। इसलिए कहता हूँ जब आप वीडियोस देखो, चाहे मेरा देखो या कोई भी टीचर जो आपको अच्छा लगे कि वहाँ से आपको व्यवस्थित तरीके से है वो चीज़ है वो आपके लिए अप्रोप्रिएट है, तो आप क्या करें, नोटबुक ले और उनको व्यवस्थित तरीके से है वो कॉन्सेप्ट को या जो भी वहाँ टीचर पढ़ा रहा है एक एक चीज़ को लिखे, ताकि आपको समझ में आगे समस्या नहीं हो। ये मैं जस्ट आपको सजेशन दे रहा हूँ, बाकी मानना नहीं माना या आप खुद पर डिपेंड करता है। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसके साथ में एस और यस का प्रयोग होता है, लेकिन कहाँ होता है, मैंने अभी इससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करके बताया था कि प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसका जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसकी वर्ब के साथ में एस और यस का प्रयोग होता है। ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल सर इतनी बात आई कि सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ में है वो हमने वर्ब के साथ में यहाँ पर है एस का यूज़ किया, क्योंकि ये ई है वो ऑलरेडी यहाँ पर है, इसलिए एस का यूज़ किया। उसके बाद में ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। इतनी बात समझे। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने एस और यस का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, नहीं किया। यहाँ पर इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, और हेल्पिंग वर्ब है ये कौन सी,
ये अपनी क्या हेल्पिंग वर्ब, आप बोलेंगे सर ये हेल्पिंग वर्ब, मैं बोलूँगा ये क्या है, आप बोलेंगे सर मेन वर्ब। तो मैंने बताया था कि जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं वहाँ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है वो किसका यूज़ किया जाता है, नोट का। क्या मैंने सही यूज़ किया सर, ये हेल्पिंग और ये मेन बीच में? हाँ बिल्कुल, आपने सर बिल्कुल सही बात की थी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में किसका यूज़ किया जाता है, नोट का यूज़ किया जाता है, सॉरी नोट का यूज़ किया जाता है। तो ये बात था समझे। बाद में तो जो अपना दे रखा है ऑब्जेक्ट है वो आ गया, अदरवर्ड जो भी। तो इसके माध्यम से आप, मैं आशा करता हूँ व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअली है वो अफर्मेटिव और सेंटेंस जो नेगेटिव और अफर्मेटिव या पॉजिटिव कह दो, इनका क्या फ्रेम रहता है, इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, ताकि क्या है कि हम जो आगे सेंटेंसेस पढ़ेंगे या अगले जो हम टेंसेस पढ़ेंगे या फिर हम कंसेप्चुअल जब हम टेंस पढ़ने स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम बात इनडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल की भी करें, तो वहाँ पर भी हमें इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना होता है, क्योंकि हमारा जो एग्जाम है, मैंने पहले बताया कि कॉन्सेप्ट बेस पर है वो एग्जाम पूछे जाते हैं। तो इतनी बात मैं आशा करता हूँ कि आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके होंगे। इनके जो अगला है ना, यहाँ पर हमने असर्टिव के बारे में बात की और अगला जो पार्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि उनको कैसे फ्रेम किया जाता है एग्जाम में, वहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको बस है वो कॉन्सेप्ट पता होना सही। ये मैंने एक बात की। सेकेंड हम जो बात करें, हमने असर्टिव के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करें इंटेरोगेटिव। कौन सा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कैसा गेटिव? इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, ये इसके अंतर्गत बेसिकली एक चीज़ होती है और वो होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिखे, इसका मतलब है वो ऑटोमेटिकली आपका है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से इनके वापस सब डिवीजन हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं। देखिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंतर्गत है ना, इंट्रोगेटिव को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक होता है हमारा क्लोज एंडेड। कैसा? क्लोज एंडेड। इसमें आता है क्लोज एंडेड सेंटेंस। क्या आता है? क्लोज एंडेड सेंटेंस। ये क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या होता है? क्लोज एंडेड सेंटेंस है ना, इस क्लोज एंडेड सेंटेंस को ही हम एक और नाम से पुकार सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं आप इनको? यस नो टाइप। कैसे टाइप? यस नो टाइप सेंटेंसेस ही कह सकते हैं। सेंटेंस, यस नो टाइप सेंटेंस भी कह सकते हैं। यानी कि क्लोज एंडेड सेंटेंस से आपका मतलब समझ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम बोलते क्या? यस नो टाइप। इसमें या तो हमारा आंसर है वो यस से मिलेगा या मिलेगा नो। बात समझ आ रही? मैं ये बोलूँ क्या आपने खाना खाया? क्या बोला मैंने? क्या आपने खाना खाया? तो मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलूँगा? डिड यू ईट फूड? क्या बोला मैंने? डिड यू ईट फूड। तो आपके पास में दो कंडीशन, या तो बोलेंगे आपने खाया या बोलेंगे नहीं खाया। बताइए मुझे, इसके अलावा आपके पास में कोई आंसर है? मैंने कहा डिड यू ईट फूड। क्या बोला मैंने? डिड यू ईट फूड। क्या आपने खाना खाया? आप क्या बोलेंगे? यस या बोलेंगे नो। यू हैव ओनली टू ऑप्शन। आपके पास में केवल और केवल दो ऑप्शन है, या तो आप यस के साथ में जाएंगे या फिर नो के साथ में जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप समझ रहे हैं। लेकिन इसका जो दूसरा टाइप है वो क्या है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले क्लोज एंडेड सेंटेंस है, जो सेंटेंसेस बनते हैं इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, या यस नो टाइप सेंटेंस को इसका जो स्ट्रक्चर रहता है ना, वो रहता है कि अपना आता है क्या, इसमें सबसे पहले अपने आते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में आता है आपका सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। और सब्जेक्ट के बाद में आती है मेन वर्ब। क्या आती है? मेन वर्ब। और उसके बाद में आता है क्या आपका, उसके बाद में इसका अदर वर्ड। और अंतिम क्या आता है आपका? ये क्वेश्चन मार्क आता है। इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ रहे हैं। एक काम करते हैं, इसका जो सेंटेंस है, इसका जो एग्जाम्पल है ना, वो यहीं पर देने का हम प्रयास करेंगे। तो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो हम सेंटेंस इसका जो एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल में हम लेते हैं, क्या बोलते हैं, मैं देता हूँ। जैसे कभी मैंने एक बोला था, डिड यू ईट फूड? क्या बोला मैंने? क्या आपने खाना खाया? तो सबसे पहले मैंने क्या यूज़ किया? आपने बोला का सर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट मैं बोलूँ क्या बोला? आपने बोला सर सब्जेक्ट। अगला मैं बोलूँ क्या बोला? आपने बोला सर मेन वर्ब। अगला मैं बोलूँ आगे क्या क्या? आपने कहा अदर वर्ड। ये अपना क्या है? फूड है, तो आप इनको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं कि क्लोज एंडेड सेंटेंस क्या था। इसका आंसर है आपके पास में दो है आंसर, या आप यूँ कह सकते हैं कि मैंने खाना खाया, तो आप बोलेंगे यस, और नहीं खाया तो आप बोलेंगे
नो। ये इनका आंसर। इस सेंटेंस का जो आंसर है ना वो मैं बात करूं तो ये है, या तो हो सकता है आपका क्या यस, या हो सकता है क्या नो। इसके अलावा और कोई आंसर नहीं हो। इसके लिए इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन, यानी जिसका एंडेड ही एक शब्द में है, क्लोज ऑटोमेट यानी कि बंद हो जाए, इसको इसलिए यस नो टाइप सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड इसका मैं टाइप है वो उसके बारे में डिस्कस करने का अगर मैं प्रयास करूँ तो उसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। क्या बोलेंगे? ओपन एंडेड। कैसा एंडेड? ओपन एंडेड सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? ओपन एंडेड सेंटेंस। ये ओपन एंडेड सेंटेंस है वो क्या होते हैं? तो ओपन मित्रों, ओपन एंडेड जो सेंटेंस होता है ना उसके अंतर्गत आप जितना लिखे कम है वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की वैरायटी के अनुसार लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने पूछा व्हाट डू यू नो, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेम लोहिया, यानी कि आप प्रेम लोहिया के बारे में क्या जानते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेम लोहिया, आई मीन प्रेम लोहिया के बारे में आप क्या जानते हैं। तो आप जितना जानेंगे बता देंगे, यानी कि यहाँ से आपका जो आंसर आए वो डिस्क्रिप्टिव आएगा। कैसा आएगा? डिस्क्रिप्टिव। तो आप बात समझ रहे हैं ना कि यहाँ से क्वेश्चन मार्क तो लगना ही है, मैंने पहले बताया, लेकिन यहाँ से जो आपका आंसर है ना वो कैसा होगा? आपका आंसर है ना डिस्क्राइब आपको आंसर है वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्क्राइब करना पड़ेगा, यानी कि वर्णनात्मक तौर पर आपका आंसर मिलेगा। तो आप डिस्क्राइब करके जो बता रहे हैं यानी कि वर्णन कर रहे हैं, यानी कि लंबा खींच रहे हैं, उसको बोलेंगे ओपन एंडेड। जिसका एंड है वो खुला है, आप जितना सा लिख सकते हैं, बस ध्यान रख रहे हैं कि वो क्वेश्चन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर यूँ कह दो कि प्रकृति कैसी है, कितना पूछना है वो इसमें बताना हमारे लिए सही रहता है। तो हम बता रहे हैं ओपन एंडेड सेंटेंस। इसमें क्या रहता है? बस कुछ नहीं होता है, इसमें है ना जो आपका WS वर्ड है ना, क्या बोलते हैं हम इसको? WS वर्ड। जो अपना WS वर्ड है वो सबसे पहले आएगा, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद में ना इनको हम एज इट इज को भी पेस्ट करेंगे। किसको? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में अपना मेन वर्ब, उसके बाद में अपना अदर वर्ड, और उसके बाद में है ही अपना क्या, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है तो, नहीं तो थोड़ा सा छोटा करके यहाँ लिख लेता हूँ, ये मैंने अदर वर्ड और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। तो आप समझ पा रहे हैं कि इसमें जो एक एडवांस चीज़ है या फिर यूँ कि जो अलग चीज़ है वो क्या है? आप बोलेंगे सर WS वर्ड है ना, वही इसमें अलग चीज़ है। तो ये बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली होता कैसे। अब यहाँ से मैं एक एग्जांपल दे दूँ तो आप समझ सकते हैं। अभी मैंने बोला कि मैं अगर ऐसा बोलूँ, क्या बोलूँ? मैं बोलूँ कि व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेम लोहिया। क्या बोला मैंने? व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेम लोहिया। तुम प्रेम लोहिया के बारे में आप क्या जानते हो? आप प्रेम लोहिया के बारे में क्या जानते हो? तो यहाँ पर मैंने एक जो अलग से चीज़ ऐड की वो क्या है? व्हाट। बाकी आप मुझे बताइए ये क्या है? आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब है। मैं बोलूँगा ये क्या है? आप बोलेंगे सर सब्जेक्ट है। मैं बोलूँगा ये क्या? आप बोलेंगे सर मेन वर्ब है। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा क्या है? अदर वर्ड है। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ लोगे कि यहाँ पर ये जो WS वर्ड है ये आपका इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, किसमें? ओपन एंडेड सेंटेंस में। तो हमने क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में बात की, और इसी क्रम में ना हमने सबसे बड़ा एक जो फोर्स है वो यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। वो समस्या वो रहती है ना जो पढ़ते हैं उस समय कि सर नेगेटिव इंट्रोगेटिव वगैरह कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस सबको हमने यहाँ देख लिया, ताकि हम आगे आने वाले सेंटेंस को अलग से इस तरह के एक एक जो हमें जो ये रहता है स्ट्रक्चर लिख कर, जिसको हम फार्मूला बोलते हैं, वो लिख कर समझाने की जरूरत नहीं रहती। अब इसमें जो क्लोज है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना, एक तो हमने जो बताया बेसिक फॉर्म होती है ये एकदम सीधे क्वेश्चन। अब इसमें एक जो रहता है ना उसमें क्या करता है कि नोट का यूज़ कर लेते हैं। किसका यूज़ करेंगे? ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के अंतर्गत ही यूज़ किया जाता है। इसमें यस नो मैं बोला, जैसे भाई आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर नो का जब आप यूज़ करेंगे ना उस समय आपको क्या रहता है कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है पूरा लिखना चाहेंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। या फिर जब क्वेश्चन करेंगे ना, क्या तुम उसे जानते हो या नहीं जानते हो, ऐसा क्वेश्चन के अंतर्गत ही जब पूछेंगे तो उस समय वो नॉट का बीच में यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना नॉट का यूज़ है ना हमेशा सब्जेक्ट के बाद में यूज़ किया जाता है और मेन वर्ब से पहले यूज़ किया जाता है। सही यहाँ करो या फिर भले यहाँ करो। आप समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या तुम प्रेम लोहिया को नहीं जानते हो, तो इसको कैसे बोलूँगा मैं? नहीं जानते हो, डू यू, क्या तुम नहीं जानते हो, तो ये मैंने क्वेश्चन मार्क किया और यहाँ पर मैंने सेंटेंस बोला था कि तुम प्रेम लोहिया के बारे में क्या जानते हो, और ऊपर वाला सेंटेंस में है कि यहाँ पर लिखा था डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। तो यहाँ क्या से शुरू से सेंटेंस है और यहाँ पर है वो बीच में क्या आया, भले व्हाट पहले हो, लेकिन यहाँ पर है कि तुम प्रेम लोहिया के बारे में क्या जानते हो। अगर
मैं सेंटेंस करूं कि डिड यू ईट फूड, यानी कि यहाँ पर है खाना खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं बोलूँ डिड यू नॉट ईट फूड, यहाँ मेरा आएगा नॉट, कहाँ आएगा, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या कहाँ आएगा, नॉट आएगा, वो यहाँ आएगा, समझ पा रहे हैं, डिड यू नॉट ईट फूड, क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो आप आंसर बोलेंगे यस या नो, अगर खाया तो बोलेंगे यस खाया, और नहीं तो नो नो, ठीक है। आगे बोलते हैं, इसमें भी आप यूज़ करते हैं, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रेम लोहिया, तुम प्रेम लोहिया के बारे में जानता है, तो उस सेंटेंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा, वहाँ पर सेंटेंस हम दूसरे एग्जांपल, यहाँ पर क्या अप्लाई थोड़ा सा वो सही व्यवस्थित नहीं हो रहा है, क्योंकि अप्लाई होना भी एक सिस्टमेटिक होना बहुत ही जरूरी है, ग्रामर का अपना रूल के बेसिस पे देखो। अब देखो तुम प्रेम लोहिया के बारे में क्या नहीं जानते हो, इतना ये जो सेंटेंस है ना, ये ग्रामेटिकली एकदम सिस्टमेटिक सही नहीं लग रहा है ना। तो यहाँ पर जो दूसरा मुझे आंसर अगर पूछना है ना, क्वेश्चन में पूछूंगा नहीं प्रेम लोहिया से रिलेटेड, यहाँ पर एक प्रेम लोहिया के बारे में तुम क्या जानते हो, दूसरे में ये बोलूँगा क्या तुम प्रेम लोहिया के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिविटी ऑटोमेटिक है वो शो हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, क्या तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, क्या मैं सेंटेंस ऐसे बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये सेंटेंस ले सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम यूँ कहते हैं, डू यू नॉट गो टू स्कूल, बात समझ आए, डू यू नॉट, तो मैंने बोला डू, उसके बाद बोला यू, उसके बाद मैं नॉट, फिर आया गो, फिर आया टू स्कूल, तो गो मेन वर्ब और यू दोनों के बीच में नॉट। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड, इसके अंतर्गत भी दो और सेंटेंसेस, दो प्रकार से सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, और वो होते हैं कौन कौन से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, अभी मैंने बताया वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सभी सेंटेंसेस या सभी टेंसेस के साथ में ये अप्लाई होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं। तो आज हमने भी बेसिक क्लास इस लिए सेंटेंस वाले, कल से हम यात्रा स्टार्ट करने वाले प्रेजेंट सिंपल टेंस से। तो आज हमने सेंटेंसेस के बारे में बात की है, और वो सेंटेंसेस है वो तमाम अपने पूरा का पूरा टेंसेस के अंदर आगे यूटिलाइज होंगे, कैसे होंगे वो मैं आपको व्यवस्थित तरीके से समझा दूंगा। मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ गई है। अगर आपका सेशन आज का आपको सेशन वो अच्छा लगा है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि इस चैनल से रिगार्डिंग आपको तमाम नोटिफिकेशन है वो समय रहता है वो प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।